Hello everyone, I am back with the 6th lecture of the chapter, The Interview from your book, Flamingo. In the previous lecture, we discussed some of the experiences of Umberto Eco regarding his dissertation and when he started writing novels. Now we will further move in the chapter and discuss some more questions about his interview. और भी क्या क्या क्वेश्चन उनके इंटरव्यू में पूछे गए थे and what he answers to them, we will discuss this. So move. I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. अब वो एक समय की बात बता रहे हैं, उसी सेम क्वेश्चन का वो आंसर दे रहे हैं और वो बोलते हैं कि मुझे याद आता है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था रोलैंड बार्थ्स. ठीक है, रोलैंड बार्थ्स. और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, बहुत चिड़चिड़ा रहता था कि वो एक नॉवेलिस्ट नहीं है वो नॉवेल्स नहीं लिखता है, वो एसेइस्ट है, वो निबंध लिखता है. और इस बात से उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है. किसी को भी बड़ा काम करना अच्छा लगता है, छोटा मोटा काम करना अच्छा नहीं लगता है लोगों को, लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि लोग धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हैं. लोग छोटे काम, जो छोटा काम होता है वो बेस होता है, वो सिखाता है आपको, है ना. एक बार आप ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चे को कभी नहीं पढ़ाओगे और डायरेक्टली आप सोचोगे कि मैं एकदम बड़े बच्चे को पढ़ाने लगूँ, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, छोटे से बड़े तक जाता है वो एक्सपीरियंस, है ना. तो हमेशा शुरुआत आपको छोटे से करनी पड़ती है. तो इसमें फ्रस्ट्रेशन जो है वो अगर एक बार में आप छोटे एक्सपीरियंस में अगर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आप बड़े एक्सपीरियंस तक पहुंचने में आपको बहुत मुश्किल होगी. तो इसीलिए उम्बर्टो एको अपने फ्रेंड को याद करते हैं जिसका नाम है रोलैंड बार्थ्स और उसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, चिड़चिड़ा रहता था कि वो एक एसेइस्ट है, वो निबंध लिखता है, वो एक नॉवेलिस्ट क्यों नहीं है, वो नॉवेल्स क्यों नहीं लिख पाता है. He wanted to do creative writing on the one day or another. वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था. ऐसे क्या होता है, ऐसे में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि एक टॉपिक होता है जिसमें चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग उसमें नहीं आ पाता है. लेकिन जो उनका दोस्त था वो क्या चाहता था कि वो क्रिएटिव राइटिंग लिखे. ठीक है, और एक दिन या किसी और मतलब एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो क्रिएटिव राइटिंग लिखेगा, उसको ऐसा भरोसा था. बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो. लेकिन ऐसा करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ये दिन नहीं देख पाता है. आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. लेकिन उम्बर्टो एको को कभी ये फ्रस्ट्रेशन हुआ ही नहीं कि वो क्यों छोटे काम में है, वो बड़े काम एक बार में क्यों नहीं करते हैं, क्यों मेरा पेमेंट 500 रुपया ही है, हम एक बार में 5 करोड़ क्यों नहीं कमा रहे हैं. ठीक है, ये उनका अप्रोच नहीं था. ये इस चीज़ को लेकर के कभी फ्रस्ट्रेटेड रहते ही नहीं थे. आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट. और वो कहते हैं मुझे इस बात का फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मैंने नॉवेल लिखना शुरू किया वो महज एक इत्तेफाक था, एक एक्सीडेंट था. बस ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया था मैंने, है ना. वो एक दुर्घटना या एक्सीडेंट, दुर्घटना नहीं है, वो बस एक घटना थी कि मैं लिख रहा था और बस लिख दिया. ठीक है, नॉवेल. आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड. उनके पास कुछ नहीं था एक दिन करने के लिए, वो ऐसे ही बैठे हुए थे. क्या बोला मैंने कि उनके पास जब खाली समय होता था तो वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे. तो एक दिन ऐसा ही था कि उनके पास कुछ नहीं था करने के लिए, तो वो बस नॉवेल लिखना शुरू कर दिए. नॉवेल्स प्रॉबेबली सैटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन. और तब जाकर के उनको ये समझ में आया कि नॉवेल्स जो है ना, अगर मैं उपन्यास लिखता हूँ तो मेरी कहानी सुनाने का जो कहानी बोलना या कहानी सुनाने से जो संतुष्टि मिलती है ना, वो उनको नॉवेल लिखने से मिल जाती थी. ठीक है, आप हर बार ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक ऑडियंस हो और आप बैठ करके उसको कहानियाँ सुनाते रहो, हमेशा ये नहीं हो पाता. और कौन बार बार सुनेगा, एक समय ऐसा आएगा बहुत बोर कर रहा है, नहीं सुन सकते हम. तो वो उनका जो ये सेटिस्फैक्शन था ना, ये सेंस था ना, वो कहाँ से मिला उनको कि ये जो सेंस ऑफ नरेशन था, सेटिस्फैक्शन जो चाहिए था उनको टेस्ट फॉर नरेशन के लिए, ये जो चस्का था उनका, इसको कौन सेटिस्फाई किया, नॉवेल, है ना. उनको लत थी नरेशन की, और ये नरेशन वाला जो लत था वो नॉवेल लिख करके क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ.
मुकुंद कहते हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस अकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेक्युलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। उम्बर्टो एको की एक बहुत फेमस नॉवेल, उसका नाम आपके चैप्टर में मेंशन है, द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, द नेम ऑफ द रोज। हाँ, तो वो कहते हैं कि जब उपन्यास की बात हो ही रही है, मुकुंद दूसरा सवाल करते हैं कि उपन्यास की बात हो ही रही है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो सफ़र है एक अकेडमिक यानी कि आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड थे, प्रोफेसर हैं, थे नहीं हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और जो अकेडमिक बुक होती हैं, है ना, जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड किताबें होती हैं, वो मतलब शैक्षिक, जिसमें शिक्षा जिससे प्राप्त होती है, तो वैसी किताबों से अचानक आपका जो स्पेक्टेक्युलर जर्नी है, यानी कि एकदम शानदार मोड़ आ गया जो आपकी ज़िंदगी में, इस नॉवेल के थ्रू आया, है ना। यही नॉवेल था जिसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बिकी थी। मैंने आपको बताया था उम्बर्टो एको के इंट्रोडक्शन के टाइम पे, जिसकी बिलियन कॉपीज़ बिकी हैं। इसके बाद ही वो बहुत फेमस हो गए और इसी वजह से उनका इंटरव्यू आज हो रहा है मुकुंद के साथ। ठीक है, तो ये वही किताब है, ये वही नॉवेल है। तो यहाँ पे वो सवाल करते हैं, यू हैव रिटन 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them। तो वो कहते हैं कि मुकुंद कहते हैं कि आप अचानक से आप एक बहुत कॉमन प्रोफेसर थे जो बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते थे और पढ़ाई लिखाई वाली किताबें पढ़ाते थे, और अचानक से जो आपकी एक किताब आ गई, नॉवेल आ गया जो कि आपको एकदम शानदार और अचानक से बहुत फेमस बना देता है। और आपने महज 5 नॉवेल लिखे होंगे अभी तक, नॉन फिक्शन वर्क बहुत सारे लिखे हैं आपने, मतलब पढ़ाई लिखाई वाले एकेडमिक वर्क्स आपने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन नॉवेल बस आपने 5 ही लिखा है। तो जो पढ़ाई लिखाई वाली किताब है वो आपने कितनी लिखी होगी? 20 किताबें लिखी होंगी, है ना। तो इतने बोलते बोलते वो अपना सवाल भी पूरा नहीं करते हैं, और उम्बर्टो एको कहते हैं 40, मैंने 40 एकेडमिक वर्क, स्कॉलरली वर्क लिखा है, यानी कि बच्चों के पढ़ने वाली जो किताब है सिलेबस रिलेटेड, वो मैंने 40 लिखे हैं, लेकिन नॉवेल्स मैंने सिर्फ 5 लिखा है। ठीक है। मुकुंद, ओवर 40, हाँ 40 से भी ज़्यादा, 40 से भी ज़्यादा। अमंग देम अ सेमाइनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, और उसमें जो आपने पढ़ाई लिखाई वाली जो किताबें हैं, शैक्षिक किताब जो लिखी है आपने, उसमें से एक आपका सेमियोटिक्स जिस पे आपने रिसर्च किया है, यानी स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, उस पे भी आपने एक मास्टरपीस लिखा है। बट सवाल अब आया, अभी तक ये सवाल नहीं था, अभी तक ये बातें कर रहे थे और सवाल तक पहुंच रहे थे, समा बना रहे थे। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट उम्बर्टो एको एंड दे विल से, ओह ही इज़ द नॉवेलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। मेन क्वेश्चन, मेन मुद्दा ये आया, उनके कहने का ये मतलब था कि आपने स्कॉलरली वर्क, एकेडमिक वर्क 40 लिखे हैं, 40 से भी ज़्यादा है, उसमें भी आपका एक मास्टरपीस है सेमियोटिक्स पे, सेमाइनल पीस ऑफ वर्क है। ठीक है, मौलिक जिसको बोलते हैं, जो आपका मेन वर्क होता है, वो आपका सेमियोटिक्स पे भी लिखा हुआ है। लेकिन जब आपका नाम आता है ना उम्बर्टो एको, तब लोग आपको बोलते हैं, अच्छा उम्बर्टो एको वो तो एक नॉवेलिस्ट है ना। ये क्या आपको परेशान करता है? इस बात से आपको परेशानी होती है? ये आपको हर्ट करता है? क्योंकि एक इंसान पूरी ज़िंदगी अपने एक काम में लगा दिया, तो ऑब्वियसली उसको बहुत डेडिकेशन के साथ करता होगा, लेकिन एक काम उसने थोड़ा अलग कर दिया और लोग उसकी वजह से उसको जान रहे हैं, और उसके जो ज़िंदगी भर की काम है उसको देख भी नहीं रहे। ठीक है, तो यही सवाल वो कर रहा है कि क्या आपको इससे परेशानी होती है कि आपके ज़िंदगी भर के काम को लोग नहीं याद रख के बस एक काम को याद रख रहे हैं कि आप एक नॉवेलिस्ट हो, जबकि आपने इतने सारे एकेडमिक वर्क लिखे हैं, स्टूडेंट्स के लिए इतना काम किया है आपने, स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई के लिए इतने सारे चीज़ें लिखी हैं आपने, लेकिन लोग उसके लिए आपको याद नहीं रखते हैं। आपको बस एक नॉवेल की वजह से आपको एज अ नॉवेलिस्ट याद रखते हैं लोग, जबकि आपने 5 नॉवेल लिखी है सिर्फ। तो क्या ये बात आपको परेशान करती है? उम्बर्टो एको बोलते हैं, येस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। अब उम्बर्टो एको अपना जवाब देते हैं और कहते हैं, हाँ ये बात मुझे परेशान करती है,
क्योंकि मैं पहले एक प्रोफेसर हूँ, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल लिखता है, लेकिन सिर्फ संडेज़ को लिखता है। यानी नॉवेल लिखना मेरी हॉबी है, ये मेरा शौक़ है नॉवेल लिखना, ठीक है। मैं शौक़ के लिए नॉवेल लिखता हूँ। याद करो उन्होंने क्या बोला, जब मैं खाली बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ नहीं था करने को, तो मैंने नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। यानी वो काम उस काम को बहुत पैशनेटली नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस काम को वो पैशनेटली कर रहे हैं, लोग उसके लिए उनको याद नहीं रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बात उनको परेशान करेगी। इट्स नॉट अ जोक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ और मैं नॉवेल सिर्फ संडेज़ को लिखता हूँ, यानी अपने खाली समय में लिखता हूँ। वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा शौक़ है। I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. मैं आज भी जब उठता बैठता हूँ तो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, जहाँ पे प्रोफेसर्स बैठते हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए डिस्कशन करते हैं, क्या किताब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, क्या लिखना चाहिए उसमें, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। मैं उस मीटिंग में नहीं जाता हूँ जो राइटर्स बैठते हैं, जहाँ पेन क्लब है। पेन क्लब मतलब जहाँ राइटर्स का एक क्लब होता है, तो उसको पेन क्लब बोला जाता है। तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाता हूँ, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज विद द अकेडमिक कम्युनिटी। मेरी पहचान अकेडमिक कम्युनिटी की वजह से है। शैक्षिक समुदाय से जुड़ा हूँ मैं एक शैक्षिक समुदाय से जुड़ा हूँ और वही मेरी पहचान है। मैं एक नॉवेलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक राइटर नहीं हूँ, या मुझे नहीं पसंद है वैसे जाने जाना, ये बात मुझे परेशान करती है। बट ओके इफ़ दे हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, और वो हंसते हैं और कहते हैं लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने सिर्फ मेरे नॉवेल्स पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखो नॉवेल क्या होता है ना, अनरियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपका जो कोर्स बुक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने लगता ना, तो सब बच्चे फर्स्ट आते हैं। वो भी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, और रियलिस्टिक चीज़ें हमेशा इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। उसमें हर चीज़ें काल्पनिक नहीं होती हैं। कल्पना वाली चीज़ें क्या होती है, रीडर के माइंड के अकॉर्डिंग उसमें सेट की जाती है कि रीडर को ये पसंद आएगा। अगर एक पिक्चर बनाई जा रही है, उसमें इतना 3D एलिमेंट डाल दो, बहुत पसंद आता है। उसमें मार डाल दो, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। उसमें ये वाला गाना डाल दो, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। तो जो काल्पनिक चीज़ें, इमेजिनरी चीज़ें होती हैं ना, वो ऑडियंस के हिसाब से सेट की जाती हैं उसमें, ताकि लोगों को पसंद आए। लेकिन जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपको पसंद आए या ना आए, वही रियलिटी है, आपको जानना है, ठीक है। तो लोग रियलिटी जानने से पीछे भागते हैं, लेकिन जब उसको आप पढ़ना शुरू करोगे तो वही अच्छी लगने लगती है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जो सिलेबस है उसको नहीं पढ़ते हैं। आपकी इंग्लिश किताबों में भी वही स्टोरीज़ गिवन है, स्टोरीज़ ही गिवन है, लेकिन आप उसको उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनते हो, क्योंकि ये रियल लाइफ चीज़ें हैं, रियल लाइफ लेसन है। ये आपको बोरिंग लगती है। वही आपको एक पिक्चर दिखा दी जाए तो आप पिक्चर देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो चीज़ें डाली गई वो आपके अकॉर्डिंग डाली गई है, आपके पसंद के अकॉर्डिंग डाली गई है, ताकि आपको पसंद आए। ज़रूरी नहीं है हर कहानी का एंड अच्छा हो। जो रियल कहानी होती है उसका कहानी का अंत हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो और ऑडियंस को खुश करने वाला हो, लेकिन पिक्चर का एंड हमेशा ऑडियंस को खुश करने वाला होता है। तो यही डिफरेंस होता है। इसीलिए आपको नहीं पसंद आता है, ये आपको बोरिंग लगता है, वो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए उम्बर्टो को कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, वो लोग नॉवेल पढ़े होंगे तो नॉवेल की वजह से मुझे जानते हैं, चलो चलेगा। I know that by writing novels I reach a larger audience. हाँ, ये बात मुझे भी पता है कि जब मैं नॉवेल्स लिखता हूँ तो मैं एक बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुँच पाता हूँ। लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। I cannot expect to have a million readers with stuff on semiotics. और ये बात भी मुझे अच्छे से पता है कि मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि मेरी सेमियोटिक्स वाली जो वर्क है, सेमियोटिक्स पे जो उन्होंने वर्क लिखा है, जो किताब लिखी है, वो किताब को पढ़ करके मिलियंस ऑफ पीपल मेरे फ़ैन बन जाएंगे। लेकिन हाँ, ये नॉवेल पढ़ करके मिलियंस ऑफ पीपल उनके फ़ैन ज़रूर बन गए, ठीक है, क्योंकि ज़रूर ये अनरियलिस्टिक होगा, काल्पनिक होगी, और सेमियोटिक्स रियल है। साइंस एंड सिंबल के बारे में, कौन सा साइन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस साइन का मतलब क्या है, ये तो इसको किसी को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जो उस सब्जेक्ट जो को पढ़ता होगा, जिसने उस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया होगा, वो पढ़ रहा होगा। तो ये बहुत आसान नहीं है, या इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि उस वर्क के लिए मिलियंस ऑफ लोग अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है ना। मुकुंद पूछते हैं, विच ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नावल। वो बोलते हैं, तो मैं मेरा अगला सवाल यहीं से ताल्लुक़ रखता है, इसी से मिलता जुलता है, कि जो ये नावल है द नेम ऑफ द रोज़, ये एक बहुत सीरियस नावल है। ठीक है, बहुत ही सीरियस यानी कि गंभीर नावल है। ठीक है, उपन्यास है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न टू वन लेवल। ये एक तरफ तो पूरा जासूसी से भरा हुआ है ना। उसमें एक देखो, नावल में अलग अलग जॉनर होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, उसमें जैसे एक मूवी है, उसमें थोड़ा सा थ्रिल डाल दिया, थोड़ा सा एडवेंचर डाल दिया, थोड़ा सा हॉरर भी डाल दिया, थोड़ा सा लव स्टोरी भी डाल दिया। तो क्या हो रहा है, सब चीज़ें थोड़ा एक एक धागा है सबका, अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, उसी तरीके से इनका जो नावल था उसमें थोड़ा सा जासूसी यानी डिटेक्टिव वाला पार्ट भी डाला गया है, यानी डिटेक्टिव नावल जैसा भी बोल सकते हैं आप उसको एक लेवल पे। बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडाइवल हिस्ट्री। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, सिर्फ वो डिटेक्टिव नावल नहीं है, उसमें थोड़ा सा मेटाफिजिक्स भी है, यानी आध्यात्मिक चीज़ें भी हैं, थियोलॉजी भी है, धर्मशास्त्र भी है, और मिडिएवल हिस्ट्री भी है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास भी है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों को डील कर रहा है, थोड़ा थोड़ा डेल्व कर रहा है, मतलब घुसा हुआ है सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा। येट इट एन्जॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस को क्या किया, एंटरटेन किया, बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? तो क्या लगता है आपको, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं है कि एक नॉवल, मतलब समझो कि खिचड़ी है, फिर भी ऑडियंस को इतना पसंद आया कि लोग बिलियंस ऑफ कॉपीज़ खरीद रहे हैं इसके, है ना, इतना बेस्ट सेलर हो गया ये, कॉपीज़ पे कॉपीज़ बिक रहे हैं इसके। तो क्या होता है ना कि जब एक सच्चा राइटर होता है ना, एक बहुत अच्छा राइटर जो होता है, तो देखा जाए तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। वो एक जॉनर, जैसे शेक्सपियर या जियोफ्री चॉसर, ये लोग सारे क्या थे, ये लोग इंग्लिश लिटरेचर के दिग्गज, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जियोफ्री चॉसर को कहते हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा शेक्सपियर को कहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, ट्रेजेडी, अगर शेक्सपियर ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो ट्रेजेडी पे ही फोकस करेंगे, उसमें और कुछ इंक्लूडेड नहीं होगा, और बहुत एकदम सटल चलते थे। मतलब अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो सटल वे में लिखते थे, यही इधर से इधर नहीं, इधर से इधर नहीं, है ना। वो एक्सपेरिमेंट करने से बहुत डरते थे। ठीक, तो ये लोग का एक ट्रू राइटर का निशानी था ये सब। तो जब इन्होंने नॉवेल लिखा तो इन्होंने क्या किया, हर जॉनर को क्या किया, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया अपने नॉवेल में, है ना। और फिर भी लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भैया क्या हो गया आजकल की ऑडियंस को, कुछ भी पसंद कर रहे हैं, मतलब बिना कोई, अच्छा कुछ कुछ मूवीज आती है जैसे क्रिश आ गई, या आपका इसी तरीके से और भी हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ हैं, कोई सर पैर नहीं है मूवीज़ का। स्टिल अभी ब्रह्मास्त्र आया था, कोई सर पैर नहीं है मूवी का, लेकिन स्टिल लोगों को बहुत पसंद आया वो मूवी, है ना। मतलब कहीं से भी कुछ भी डाल दे रहे हैं और फिर भी ब्लॉकबस्टर मूवी बन जा रही है वो, तो लोगों के टेस्ट को हो क्या गया है। तो ये ना एक सच्चे आर्टिस्ट को बहुत क्या करता है, पजल करता है, कंफ्यूज करता है। इसीलिए यहाँ पे सवाल करते हैं कि आपको परेशान नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज नहीं है इस बात से। उम्बर्टो एको कहते हैं, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड। नहीं, मैं बिल्कुल पजल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस को क्या पसंद है, मैंने उसी हिसाब से लिखा है। लेकिन हाँ, पत्रकार ज़रूर पजल्ड है, वो बहुत कन्फ्यूज है। एंड समटाइम्स पब्लिशर भी बहुत कन्फ्यूज है कि भैया क्या था ये नॉवेल, और लोगों को क्यों इतना पसंद आ गया। एक खिचड़ी, मतलब जहाँ पे चिकन तंदूरी लोगों को इतनी पसंद आनी चाहिए, चिकन तंदूरी समझो सिर्फ डिटेक्टिव नॉवल लिखते हैं जैसे शेरलॉक होम्स बहुत बहुत फेमस और बहुत अच्छा वर्क है, लेकिन सिर्फ डिटेक्टिव एलिमेंट है उसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसी में अगर मेटाफिजिक्स भी डाल दिया, थियोलॉजी भी डाल दिया, और थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री भी डाल दिया, तो बहुत खिचड़ी जैसा लग रहा है। तो मतलब शेरलॉक होम्स समझो कि चिकन बिरयानी है, और दूसरी तरफ यहाँ पे इनका वाला नॉवल पूरा खिचड़ी है, लेकिन फिर भी लोग खिचड़ी को ले रहे हैं, तो ये पजलिंग तो हुआ ही ना भाई।
फिर भी लोग खिचड़ी को पसंद कर रहे हैं, तो ये पजलिंग था। तो ये जर्नलिस्ट को भी पजल कर रहा था और पब्लिशर को भी पब्लिशर्स को भी पजल कर रहा था कि भाई हो क्या रहा है, क्यों बिक रहा है आखिर ये। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिश बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। लेकिन इसके पीछे अच्छा रीज़न ये था, उम्बर्टो एको कहते हैं कि पब्लिशर और जर्नलिस्ट दोनों को पता है कि जो आम ऑडियंस है ना उनको कचरा पसंद है, ट्रैश का मतलब होता है कचरा। मतलब वो खुद अपने वर्क को क्या बोल रहे हैं, ट्रैश बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भी लिख दिया था, ट्रैश लिखा था मैंने, कचरा, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आ गया, क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर को यही लगता है कि लोगों को कचरा पसंद आता है। ठीक है, असली हीरे की पहचान लोगों को नहीं है। और लोगों को डिफ़िकल्ट रीडिंग नहीं पसंद है, जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, बस मुझे नहीं लगाना लॉजिक, ब्रह्मास्त्र में क्या हुआ मुझे जानना ही नहीं है, देखने में अच्छा लगा ना, बस। लॉजिक कौन, सबको ज़रूरी थोड़ी है लॉजिक लगाना, है ना। एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, लोगों को मुश्किल चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं है। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 मिलियन कॉपीज़। मान लो कि इस धरती पर, इस प्लानट पे क्या है, 6 बिलियन पीपल हैं, ठीक है, और द नेम ऑफ द रोज 10 to 15 मिलियन कॉपीज़ जिसकी बिकी, यानी कि 10 to 15 मिलियन लोगों ने इसको क्या किया, पसंद किया। सो इन अ वे आई रीच ओनली अ स्मॉल परसेंटेज। तो एक तरीके से देखा जाए तो 6 बिलियन का सिर्फ 10 to 5 मिलियन अगर निकाला जाए तो बहुत छोटा परसेंटेज ही उन्होंने क्या किया है, बहुत कम लोगों को ही वो पसंद आया। उम्बर्टो एको इसको इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मैंने बहुत कम ऑडियंस को रीच किया है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डू नॉट वॉन्ट ईजी एक्सपीरियंस, हु डू नॉट वॉन्ट ईजी एक्सपीरियंस। लेकिन इससे मुझे ये समझ में आ गया कि ये वही लोग हैं जिन लोग ईजी एक्सपीरियंसेस को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कम से कम इतना तो मुझे समझ में आ गया कि 6 बिलियन में अगर 10 to 15 मिलियन लोगों को मेरी किताब पसंद आई, द नेम ऑफ द रोज़, ये बात अगर, ये नॉवेल अगर पसंद आ गया, तो ये क्या है, इसको तो जर्नलिस्ट और पब्लिशर क्या बोल रहे हैं, ट्रैश बोल रहे हैं, कचरा बोल रहे हैं, और ये इनको पसंद आए, यानी कि ये लोग डिफ़िकल्ट रीडिंग नहीं पसंद करते हैं, ये लोग को मुश्किल चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं है, इनको आसान चीज़ें पढ़ना पसंद है। तो इससे ये भी तो समझ में आया कि कितने लोगों को मुश्किल रीडिंग पसंद है ना। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, लेकिन और ये भी मुझे समझ में आया कि लोगों को क्या नहीं चाहिए, ठीक है, किस तरह की रीडिंग नहीं चाहिए। तो एक बार इंसान लिखता है उससे उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, जो भी चीज़ इंसान अचीव करता है उससे उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर एक बार KGF बन गई तो हर बार KGF जैसी मूवी नहीं चलेगी, बार बार आप एक ही चीज़ लेकर के आओगे तो नहीं चलेगी। तो इससे ये समझ में आया कि अब आना होगा तो कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आना होगा, और वैसा लेके आना होगा जिसमें लोगों को ये भी ना लगे कि बार बार सेम चीज़ दे रहा है राइटर या पब्लिशर या डायरेक्टर, है ना। कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए और लोगों को पसंद भी आना चाहिए, ठीक है। I myself at 9 PM after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room। वो अपने बारे में खुद बोलते हैं कि मैं खुद हर दिन डिनर करता हूँ 9 बजे और टेलीविज़न टीवी खोल के बैठता हूँ और सिर्फ 2 ही चीज़ें देखता हूँ, मायामी वाइस देखता हूँ या तो इमरजेंसी रूम। दोनों डिटेक्टिव शो है, ड्रामा सीरियल, जैसे वेब सीरीज़ होता है ना वैसे टीवी पे आता है, ठीक है। तो जैसे सीरियल समझो ना, सीरियल है दोनों, मायामी वाइस और इमरजेंसी रूम डिटेक्टिव सीरीज़ है, और इनको ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है देखना, और इसके अलावा ये कुछ और नहीं देखते हैं। यानी इनका भी क्या है, एक पसंद है, इनको ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं, मायामी वाइस भी डिटेक्टिव, इमरजेंसी रूम भी डिटेक्टिव, है ना। तो वो टेस्ट तो चेंज कर सकते थे ना अपना, कुछ और भी तो देख सकते थे, लेकिन नहीं, इनको एग्जैक्टली पता है कि ये चीज़ें, यही जॉनर मुझे पसंद है, ऐसा ही देखना मुझे पसंद है ना, ये चीज़ मुझे पसंद आती है। तो और भी ऐसा सीरीज़ ढूंढेंगे वो देखने के लिए, है ना। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट, वो कहते हैं मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और इसकी ज़रूरत है मुझे,
बट नॉट ऑल डे। लेकिन मैं पूरे दिन भी तो नहीं देख सकता हूँ इसको, यानी कि मुद्दा वहीं पे आ गया कि एक बार KGF लोगों को पसंद आ गया, हर बार KGF जैसा सेम मूवी लेकर के आओगे तो थोड़ी लोगों को पसंद आएगा। हर बार पूरे टाइम इंसान एक ही जैसा पिक्चर थोड़ी देख सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे इमरजेंसी रूम और मायामी वाइस बहुत पसंद है, लेकिन मैं पूरे दिन तो नहीं देख सकता हूँ, मैं हर दिन देखता हूँ, मुझे ज़रूरत है इसको देखने की, लेकिन मैं पूरे दिन नहीं देख सकता। हर दिन देखना और पूरे दिन देखना दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए एक बार अगर लोगों को द नेम ऑफ द रोज़ पसंद आ गया, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं ऐसी नॉवेल लिखूँ तो लोगों को पसंद आ जाए। यानी कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि कैसे लोगों को डिफ़िकल्ट रीडिंग पसंद है और कैसे लोगों को ईजी रीडिंग पसंद है ना। तो अब इनका टारगेट क्या है कि वो जो बचे हुए 10-15 मिलियन के अलावा जो लोग हैं, है ना, 85 मिलियन पीपल, उनको कैसे अप्रोच किया जाए, है ना। 5 बिलियन 85 मिलियन पीपल जो हैं उनको कैसे अप्रोच करना है। अभी तो क्या था, सिर्फ ये 10-15 मिलियन तक पहुंचे थे, जबकि प्लैनेट पे 6 बिलियन पीपल हैं। तो बिलियन में से 10-15 निकाल दो तो बचे ना 5,85,000। तो अब इनका टारगेट वो था। अभी तो इनको जो इन्होंने जैसा लिखा इतने ही लोगों को पसंद आया, अब इनको कुछ ऐसा लिखना है जो उनको भी पसंद आए, यानी कि ये कुछ बड़ा सोचते हैं। ही लुक्स एट द बिगर पिक्चर। ऑलराइट, Mukund, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it deals with a period of medieval history? That मुकुंद पूछते हैं कि ये जो बड़ा सक्सेस हुआ है, आपको मिला है नॉवल में, इसका कुछ लेना देना है क्या मिडाइवल हिस्ट्री से? उम्बर्टो एको कहते हैं हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, बिल्कुल जाहिर है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक चाइनीज वाइज मैन। क्यों? क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाना पसंद है। ऐसा लगता है मैं कोई मंक हूँ, मैं कोई साधु हूँ और हमेशा कहानियाँ सुनाते रहता हूँ। चाइनीज़ वाइज मैन बोलते हैं वो अपने आप को। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड दैट वाइल शी लव्ड माई बुक, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody had seen a cathedral or studies Latin. जो पब्लिशर जिन्होंने ये किताब छापी थी वो बोलती हैं कि मुझे तुम्हारी बुक बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इसकी 3,000 कॉपी से ज़्यादा बुक बिकेगी। क्योंकि उनको ये नहीं उम्मीद है कि एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि गिरजाघर क्या होता है, उन्होंने बड़े चर्च, क्योंकि सब लोग रिलीजियस नहीं है वहाँ पे, तो वो लोग उन्होंने कैथेड्रल नहीं देखा। और मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे क्या था, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के टाइम पे चर्च और ये सब को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया था। उस टाइम पे गिरजाघर और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की गई हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो इस नॉवल में भी उसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक रीज़न हो सकता था लोगों को ना पसंद आने का, ठीक है, क्योंकि इस टाइम का कल्चर लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, पसंद भी नहीं करेंगे मे बी। तो ये इस वजह से अमेरिकन पब्लिशर बोलती हैं कि मुझे नहीं लगता है कि 3,000 कॉपी से ज़्यादा तुम्हारा नॉवल बिकेगा, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं उनको नहीं पता है कि बड़ा गिरजाघर क्या होता है, चर्च क्या होता है, और ना ही उन्होंने लैटिन पढ़ा है, ठीक है। उसमें होगा, नॉवल में लैटिन यूज़ होगा या कैथेड्रल का यूज़ किया गया होगा। कैथेड्रल मतलब होता है बिग चर्च। ठीक है, गिरजाघर, चर्च। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज़। इसीलिए जब वो अपनी किताब को पब्लिश करने के लिए गए तो उनको सिर्फ 3,000 कॉपी का जो एडवांस बनता है पैसे, सिर्फ उतने ही पैसे उनको एडवांस किए गए और टाटा बाय बाय कर दिया गया। बट इन दी एंड इट सोल्ड 2 to 3 मिलियन इन द US। लेकिन सिर्फ USA में वही किताब 2 to 3 मिलियन बिकी। 10 to 5 मिलियन तो पूरे प्लैनेट पे बिकी है, पूरे अर्थ में, ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन सिर्फ USA में 2 to 3 मिलियन वही किताब बिकी, जहाँ पे लोगों को पता तक नहीं कि चर्च क्या है, लैटिन क्या है, जिस एलिमेंट का यूज़ उस किताब में किया गया है, लोगों को वहाँ पे पता भी नहीं है, उस बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। स्टिल वहाँ के लोगों ने उतना एन्जॉय किया उस बुक को। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन विदाउट द मिडाइवल पास्ट फार बिफोर माइन। तो वो कहते हैं मेरी किताब से पहले बहुत सारे ऐसे किताब लिखे गए हैं मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री। तो और लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है,
मैंने मेडाइवल हिस्ट्री तो के बारे में लिखा अपनी किताब में और लोगों ने इतना पसंद किया उसको। मेरे से पहले भी मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन लोगों ने उसके तरफ पलट के भी नहीं देखा है। तो मेरा जो किताब है और उसका जो सक्सेस है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक पहेली रह गया कि भैया कैसे, आखिर कैसे मेरा किताब इतना फेमस हो गया, क्यों लोगों ने मुझे इतना पसंद किया। ये बात उनको खुद को नहीं समझ में आ रही है। Nobody can predict it, कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता है। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. तो वो कहते हैं, मैं सोचता हूँ या मैं ये मानता हूँ कि अगर आज से 10 साल पहले मैंने ये किताब लिखी होती या आज से 10 साल बाद मैंने ये किताब लिखी होती, तो जो रिएक्शन मुझे आज मिला है वो शायद नहीं मिलता। चीज़ें बहुत बदली हुई होती। वाई इट वर्कड एट द टाइम इज़ अ मिस्ट्री। और आज भी ये किताब इतनी सारी क्यों बिकी है भाई, ये भी एक मिस्ट्री है। इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है कि मेरी किताब इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई, क्यों हो गई और क्यों लोगों को इतना पसंद आई। एक तो मैंने इतने सारे जॉनर पे एक्सपेरिमेंट किया है, इतने सारा खिचड़ी बना दिया अपने नॉवेल को, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आया। एक ऐसे देश में जहाँ पे लोगों को मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, ना पसंद करते हैं, ना लोग वहाँ लैटिन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरी किताबों को इतना, उसी देश में 2 to 3 मिलियन कॉपीज़ मेरी किताब की बिक गई, ये उनके समझ से बाहर है। ये उसका अनुमान लगाना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये अपने पूरा जो इनका जो सक्सेस है उसका श्रेय किसको देते हैं? फेट को देते हैं, किस्मत को देते हैं। वो नहीं मानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे और सक्सेसफुल राइटर या बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है, भले वो सक्सेसफुल है, लेकिन वो नहीं मानते कि उनको बहुत अच्छे से लिखना आता है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी भी। सो फार मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वी सॉ द चैप्टर वॉज ऑल अबाउट इंटरव्यू। हमने सिर्फ इंटरव्यू के बारे में देखा, हमने उम्बर्टो एको को जाना। 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट निकले यहाँ पे, मुकुंद और उम्बर्टो एको, ठीक है। उसमें हमने देखा कि मुकुंद क्या है, बहुत क्वाइट हैं, काम हैं, मॉडेस्ट हैं, बहुत सिंपल आदमी। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो सारे के सारे रिलेटेड थे उनके प्रोफेशन से। उम्बर्टो एको उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, फिजूल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे कि आप रात को क्या खाते हैं, आपके घर में कौन कौन है ना, आपकी बीवी से डाइवोर्स क्यों हो गया था, वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चन जो उनकी किताब से रिलेटेड नहीं है, वो वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। और उम्बर्टो एको एक भी क्वेश्चन से इरिटेट नहीं हुए, यानी कि बहुत वो काम हैं, कंपोज्ड हैं। और एक इस ऐसे पोजीशन पे होने के बाद भी जहाँ मुकुंद क्या कर सकते हैं, किसी का इमेज को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आज चाहते तो उम्बर्टो एको ने बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे, है ना, वो अपने आप को श्रेय तक नहीं दे रहे हैं अपने नॉवेल का। और यहाँ पे दूसरा अगर कोई इंटरव्यूअर होता तो उनको पूरी तरीके से उनका इमेज को बेकार कर देता कि आप मतलब आप तो बेकार राइटर हैं, आप ऐसे लिखें, आपका बस किस्मत समझो, आपका लक था कि आपका नॉवेल चल गया। हाँ, इस तरीके के सवाल करके उनका इमेज को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता था। लेकिन वो मुकुंद बहुत आउटस्टैंडिंगली उनसे इंटरव्यू लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं जो एक रीडर जानना चाहता है। और उम्बर्टो एको बिना इरिटेट हुए सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। तो ये हम लोग को दिखाता है दिस इज़ व्हाट एन इंटरव्यू शुड बी लाइक, एक इंटरव्यू कैसा होना चाहिए। जबकि प्रीवियसली पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इंटरव्यू को कितने हीडियस, कितना डिस्पाइज करते हैं, कितनी घृणा, कितना डिस्गस्ट फील करते हैं जब इंटरव्यू होता है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं अपने इंटरव्यू होने देना। तो इसमें किसका हाथ है? इंटरव्यूअर का हाथ है। एक इंटरव्यूअर एक इंटरव्यू का इमेज को ख़राब कर रहा है, कि एक इंटरव्यू जो प्रोसेस है उसको ख़राब कर रहे थे। एक अच्छे इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए इंटरव्यूअर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसको प्रॉपर मेथड, फंक्शन, प्रोसेस सब पता होना चाहिए इंटरव्यू का, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विच वी सॉ मुकुंद एज अ ग्रेट इंटरव्यूअर, बहुत अच्छे इंटरव्यूअर के रूप में हमने मुकुंद को देखा। ऑल राइट, so this was an example, all right, and I hope you will see you like the lecture. आपको पसंद आया होगा ये lecture, and I will meet you in the next chapter. Thank you.